हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम सवाल जो मेरे जहन में गर्दिश करते हैं, वो जो आप मुझे ईमेल से भेजते हैं, उनके ऊपर बात की जाए, स्टूडियो में किसी मोहतरम शख्सियत को भी बुलाया जाए, और टेलीफोन कॉल्स अगर आप इस गुफ्तगू में शरीक होना चाहते हैं तो बज़रिया टेलीफोन कॉल भी शरीक हो सकते हैं, मुझसे भी गुफ्तगू कर सकते हैं और मेरे मोहतरम मेहमान से भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ, रेमन डेविस से लेके, और फिर ये सुना गया ट्यूनिस में जो एक अवामी एक लहर आई जिसने वहाँ हुकूमत को बदल दिया। मिस्र में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट के बाकी कंट्रीज़ भी उससे अफेक्ट होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में भी ये अवामी जद्दोजहद की लहर आ जाए या नहीं आए। ये सारी चीज़ें हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म का एक बयान भी आया है कि 75% खुशहाली पाकिस्तान में आ गई है। अगर आपको कहीं नज़र आए तो मुझे भी बताइएगा, मुझे अगर नज़र आई तो मैं भी आपको बताऊँगा और अपने मौजूद मेहमान से भी पूछूँगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी और ख़ुद भी एक साहिब राय जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। वज़ीर आज़म साहब ने आज स्टेटमेंट दी है कि 75% खुशहाली आ गई है, तो आप भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या कुछ आज महसूस किया कि खुशहाली आई है? पेट्रोल कुछ सस्ता हुआ होगा या शायद 1 रुपये में 4 सेर आटा फिर से आने लगा होगा, क्या हुआ होगा? बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। मुझे आपकी बात पर हंसी आई कि अगर आपको मुझको नज़र आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोगों को नज़र आए तो मुझे बता दिएगा। बस इसको इसी पर छोड़ दें, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ किस वजह से उन्होंने ये बात कही होगी और किन इंडिकेटर्स को देखा होगा। लिहाजा फ्रंट पेज पे है जी हाँ, तमाम लिहाजा मैं समझता ये हूँ कि पब्लिक कंजम्पशन को के लिए जो लोग मासूम हैं उनको कह दिया जाए, मगर मासूम तो खुद देख रहे हैं। तो क्या आवाम वाकई मासूम है? मतलब वो आदमी जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, जिसको एक वक्त खाना नहीं मिल रहा है, अखबार भी नहीं पढ़ रहा है, जो बेरोजगारी का शिकार है, मगर उसके जहन में भी कोई सवाल नहीं पैदा होता कि सवाल तो पैदा होता है, मगर वो हल की तरफ वो बेचारा आ नहीं सकता, क्योंकि वो यही तो ट्यूनिस में भी हल की तरफ नहीं आ पाए थे ना जी। मगर वो तो होता ही है कि जब फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाए माशरे के अंदर तो कोई एक वाक़या उसको ट्रिगर कर देता है। यानी चाहे आप फ्रेंच रेवोल्यूशन दे लीजिए, हर एक के साथ एक वाक़या, चाहे वो कराची के अंदर बुशरा जैदी केस हो, जी हाँ, मुझे याद हर चीज़ का एक ट्रिगर होता है ना। तो आप ये समझिए कि मुशर्रफ साहब ने जो हरकतें की, वो जब उन्होंने अब इस सन में यानी 2007 के अंदर जब चीफ जस्टिस को हटाया, उसने एक नया ट्रिगर कर दिया अचानक। वरना यही हरकतें वो पहले करते आए थे, जुडिशरी के साथ बहुत लोगों ने की, कभी वो उस लेवल पर ट्रिगर नहीं हुई। तो ये एक अजीब अनप्रेडिक्टेबल बात है। जैसे शाह ईरान बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आता भी है और लोग उसको उसके ऊपर उंगली रख नहीं सकते। ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि कब ऐसा मामला आ जाए कि कौम खड़ी हो जाए। मगर ये रेमन डेविस वाला इशू जो है ना, मुझे लगता है कि ये ट्रिगर है। हाँ, इस पे बात करेंगे बिल्कुल। मैं वो तमहीद पूरी बांध रहा था ये कि कुछ एनालिसिस लोगों ने की। उन्होंने ये कहा कि वही सफरिंग्स हैव नॉट्स ट्यूनिस में भी था, मिस्र में भी आया, सब आया। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि वहाँ शख्सी इक़्तिदार तूल खींच गया ना। 22 साल से ज़ैनुल आबिदीन बिन अली, यहाँ 30 साल से हुस्नी मुबारक, 41 साल से मोहम्मद अल-क़ज़ाफ़ी वगैरह वगैरह। तो वहाँ तो चेंज लोग शायद लोग ये भी कह रहे हैं हमारे तो चेंज आता रहा ना। देखिए, हमने अयूब खान को हटाया, दूसरा फेस आ गया। हमने परवेज़ मुशर्रफ को हटाया, दूसरा फेस आ गया। तो हमारा मसला निज़ाम की तब्दीली नहीं है, मतलब चेहरे की तब्दीली से हमारे मसले हल होंगे क्या? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि चेहरे की तब्दीली से लोग मुतमईन हो जाते हैं, कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं कि अब मामला सही हो जाएगा, 5-10 साल भी दे दिए जाते हैं। मगर असल में हमारी पॉलिसीज़ तो वही हैं। यानी आप समझिए कि 90s के अंदर हमने एक न्यू लिबरल पॉलिसी अख्तियार की, एक पैराडाइम, न्यू लिबरल पैराडाइम। अच्छा, वो न्यू लिबरल पैराडाइम क्या था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक का डिक्टेटेड पॉलिसी थी, और जितने मिनिस्टर्स आए वो IMF और वर्ल्ड बैंक के साबिक़ लोग हमारे यहाँ आते रहे और हर हुकूमत उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करती रही। हफीज शेख साहब मिसाल के तौर पर, और शोएब अयूब खान के ज़माने से, और अभी भी, यानी अभी भी हफीज शेख साहब दोनों हर मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, इनके साथ भी हैं। तो वो पॉलिसीज़ एक सी हैं। और वो पॉलिसीज़ क्या हैं? पॉलिसीज़ हमारी जो एलीट है ना, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और हमारे जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड कॉरपोरेशंस के साथ अपने आप को लिंक किया और उन्होंने ये महसूस किया कि ये लिंकेज जो है ये हमें तो ऊपर ले ही जाएगा, मगर पाकिस्तान के लिए ये लिंकेज कमज़ोर यूँ रहा कि हमने प्राइवेटाइज़ की अपनी चीज़ें, कौड़ियों के दाम लोगों को बेची। इंडिया ने नहीं किया,
है ना, इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सिक्योर किया, है ना, हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को निगलेक्ट किया और आज हम कंज्यूमर बायर्स हैं, यानी कंज्यूमर्स हैं, हम बायर्स हैं, चीज़ों को ख़रीदते हैं, हम प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे। अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो भी हम किसी जगह पर होते। और पूरा पाकिस्तान आज भी वो रॉ मटेरियल देता है, यानी अगर रॉ क्रॉप्स, चावल, गंदम, रॉ क्रॉप्स, कॉटन, है ना, कॉटन के भी वैल्यू एडिशन बहुत ही मुख्तसर से करता है कि धागा बना लेता है और कपड़ा बना लेता है कॉटन। हमारे ट्रेड और ये सब, तो ये न्यू पैराडाइम शिफ्ट जो है ना, ये वो लिहाजा हमारे यहाँ चेहरे बदले हैं, कोई बेसिक पॉलिसी नहीं बदली। अच्छा, बेसिक पॉलिसी में आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, मगर एक इंडिपेंडेंट सोच की ज़रूरत है कि तुम्हारे मुल्क के लिए क्या अच्छा है। और मैं जानता हूँ कि इन हुक्मरानों को जो मुल्क को लूट भी रहे हैं ना, अगर इनको भी अगर बिठाकर बताया जाता कि भाई ये बेहतर पॉलिसीज़ हैं तो शायद इसको फॉलो करते, मगर ये अपने ही इंटरेस्ट के अंदर इतने फंसे हुए होते हैं ना कि ये कौम के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म अगर इकोनॉमी फ्लरिश करेगी तो मेरे ख्याल है वो ये लोग इनको भी चोरी के मजीद मौके मिलेंगे, मगर ये है शॉर्ट साइटेड। चीन से हमारी बड़े दोस्त पिछले दिनों उनके प्राइम मिनिस्टर भी आए, ऐसा हुआ, हमने चाइना को 11 शोबों में एक्सेस दिया, तवानाई, ये मतलब इन्वेस्टमेंट का। चाइना ने हमें 2 या 3 शोबों में दिया। हमसे चाइना खरीद के आ रहा है वही जैसे आपने कहा सूती धागा, हाँ जी, यान, यही 2-3 चीज़ें हैं, और हम बदले में चप्पल से लेके और प्याज तक, यानी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो गई ना, बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब ये कोई बात नहीं, ट्रेड बैलेंस नहीं बन रहा है। नहीं, और अपनी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ भी नहीं दिया, अपनी एग्रीकल्चर, अगर फ़र्ज़ करो एग्रीकल्चर 70% हमारा लेबर इंटेंसिव और ऑटोमेशन ही नहीं हुई, अब तक चल रहा है ना, उसकी ऑटोमेशन हुई ना, उसमें इंफॉर्मेशन दिया। देखिए इंफॉर्मेशन तो मुफ्त है ना, यानी अगर एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर को आप उसकी सॉइल टेस्टिंग करें, उसको ये बताएं कि उसको ये खाद की ज़रूरत है, इस वक्त पानी की ज़रूरत है, इस अंदाज से, ये तो मुफ्त इंफॉर्मेशन है ना, वो भी नहीं दी। यानी बाद इंडस्ट्री के अंदर तो आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर वो प्रोड्यूस करेगा, यहाँ आप इन्फॉर्मेशन सही दोगे तो क्रॉप्स जो है वो 40% यील्ड बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब आपको तो इल्मी होगा, एक जगह मैं स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान दूध पैदा करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है, लेकिन अपने ईमान से बताइए कि डेयरी प्रोडक्ट्स का मैं नाम लूंगा, आपके जहन में कौन आएगा? हॉलैंड आएगा, नॉर्वे आएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, कराची से छोटे ममालिक, ऑस्ट्रेलिया आएगा ना, 4था बड़ा है। और मेरी एक उनसे बात हुई थी, ये जो एक्सपर्ट हैं सबके, एक मतलब मैं पंजाब में था, उन्होंने ये कहा कि अगर हम अपने उन मवेशियों को, गाय भैंसों को जो दूध देते हैं, सिर्फ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिलाएं तो उनका तो फी जानवर रोजाना 2 किलो दूध बढ़ जाएगा, फी जानवर। सिर्फ अब ये बताएगा कौन, करवाएगा कौन, है ना, यही तो इसी वजह से पता तो है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, और नहीं, और नीचे लेवल पर जाकर बताना और समझाना भी जरूरी है ना। तो यहाँ तो एक बड़ा ऑटोमेशन भी नहीं है ना, ऑटोमेशन भी नहीं, मतलब क्या है, वो दूध कहाँ जा रहा है? हम आप शहरों में रह के इतना महंगा दूध खरीद रहे हैं, गरीब आदमी बच्चे को नहीं पिला सक रहा है। वेयर दिस मिल्क इज गोइंग, 7वां बड़ा प्रोड्यूसर है हम प्याज का है पूरे बड़े आज़म अफ्रीका में। जितना वीट पैदा होता है उतना हमारे सेंट्रल पंजाब में पैदा होता है। वी आर द 8th लार्जेस्ट। मेरा मतलब है कि ज़मीन तो हमसे वफा कर रही है सर, ज़मीन, हालात, सब कुछ हमसे वफा कर रहे हैं। हमारे क्लाइमेट कंडीशन या पाकिस्तान इक्वेटर के हिस्से में यहाँ पे इवन ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था, हमने रिकॉर्डिंग को क्या किया अंजुम भाई, इवन द इकोनॉमिक क्राइसिस जिसके अंदर दुनिया फंसी, हम नहीं फंसे क्योंकि हमारे यहाँ आम आदमी कर्जा लेता ही नहीं है, ना उसने गाड़ी के लिए कर्जा लेना है, ना उसने घर के लिए कर्जा लेना है। तो अमेरिका और सारी दुनिया प्रेशर में आई, पाकिस्तान प्रेशर में उसकी वजह से नहीं आया। ये तो हम अपने मिस गवर्नेंस के और चोरी के प्रेशर हैं जिसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हम एक एक इशू को अगर पकड़कर ठीक करना चाहें तो उससे कहीं बेहतर ये है कि क़यादत का इम्प्रूवमेंट करें, और क़यादत के नीचे ये सारी चीज़ें अपने आप ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हैं ना, आएंगी, हैं, एग्जिस्ट करती हैं, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। यानी मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मिनिस्टर्स एनआरओ के अंदर आकर लगे हैं, जो लोग एनआरओ के अंदर आकर लगे हैं। मेरा एक उसमें दोस्त था, क्लेम करता है मेरा दोस्त था, वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, उसके मैं बहुत पीछे पड़ा रहा। यानी यकीनी वाक़या है कि मैंने उसको कहा कि तुम जरदारी के दोस्त हो, तुम लोग आए हो, तुम कुछ करो। उसने मुझे कहा कि साहब हमारे पास तो नीला पासपोर्ट है,
दूसरे तीसरे दिन, यानी कई मतलब मैं उनके पीछे पड़ा रहा, क्योंकि जरदारी साहब हो या पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, मेरा मुल्क तो मेरा मुल्क है ना। मैं अपने मुल्क के लिए तो हर एक से अपील करूंगा कि तुम कुछ करो, अब तुम आए हो, और बड़े मुशर्रफ के मजे बाद की आए हो। बात ये, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, आपको तो इल्म होगा, आईन पाकिस्तान 63C शिक जो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्सप्लेन करती है, उसकी सी में ये है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ceases to be a Pakistani citizen or acquires the citizenship of a foreign state, आईन पाकिस्तान में बता रहा वो हूँ। लग नहीं सकता। और कितने, जैसे मैंने कहा, आप भी जानते हो, कितने एमएनएस को आप जानते हो, कितने को मैं जानता हूँ, कितने हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स को मैं जानता हूँ जो इनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान में। पासपोर्ट होल्डर्स हैं। तो इसको हमने तो बहुत प्रोग्राम किए हैं। पिछले कोई 8 महीने से मैं मुस्तकिल प्रोग्राम करता हूँ इस पर, कहीं जूं नहीं रेंग रही है। शायद कहीं किसी वक्त में आप लोग इस पर कुछ कीजिए कि कहीं चीफ साहब अलाला तैयारी कोई तो सू मोटो ले लेना। पता नहीं क्या आप देखिए, हमने ड्रोन केसेस के ऊपर, यानी हम समझते हैं कि खुद मुख्तारी हमारी मजरू हो रही है, मुसलसल मजरू हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक वाक़या सुनाता हूं। मैं 75 में डबलिन पहुंचा और वहाँ उस ज़माने में या मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पहले से वीज़ा लूँगा, लोगों ने कहा वहीं मिल जाएगा, खैर वहीं मिल जाता था। तो मैं पेरिस से डबलिन पहुँचा, तो वहाँ जो आदमी था उसने मुझसे सवाल करने शुरू किए और मुझे लगा कि मुझे हिच यानी कम हैसियत, इस माना करके कम हैसियत कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। उसने मुझे कुछ ऐसे सवाल किए कि मैं उसके मुल्क में सेटल होने आया हूँ। तो मैंने उसको कहा कि देखो, तुमको वीज़ा देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, मैं तुम्हारे सवालों का ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा, मैं एक तरफ बता दूं मुझे कहाँ बैठना है। मेरी बीवी मुझे कहती रही क्या कह रहे हो, बाहर लोग लेने आए हुए। मैंने कहा जो कुछ भी है, मेरी खुददारी जो है ना, वो मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मुझे घटिया आदमी समझे कि मैं इसके मुल्क में आकर ठहरूँ। मैंने कहा तुम्हारे मुल्क में क्यों ठहरूँगा। अच्छा, ये खुददारी वाली कैफियत है ना। देखो, गरीब आदमी भी पाकिस्तान, आपने देखा होगा, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भूखा रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी आप मुलाजिम को बुरी तरह से ट्रीट कर लें, कोई आपस में, उसकी खुददारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ हम भिखारी हुए, उसके साथ साथ हमारी खुददारी भी इन लोगों ने बेची। ये बिकते हैं, इनको अपने आप को बेचने में और खुददारी कुर्बान करने में शर्म नहीं आती, मगर एक आम आदमी बहुत हसास है इस मामले में। बहुत हसास है ना। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक को याद है, ब्रेक से वापस आते हैं और उसके बाद फिर इस गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से ये गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइए। वेलकम है ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक लाइव। मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ उमूर पर बात हो रही थी, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात यहाँ तक तो थी, ये रेमंड डेविस का बड़ा गुलगुला हो रहा है। अब अभी तक आज ग़ालिबन 10 दिन हो गए, 10 या 12 दिन। हमारी वज़ारत दाखिला या वज़ारत ख़ारिजा अभी तक ये नहीं बता पाई है कि उसका स्टेटस क्या है। आया वो डिप्लोमेट है, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, उसका पासपोर्ट क्या है, उसका वीज़ा स्टेटस क्या है। आए दिन नई नई खबरें आ रही हैं। इधर कुछ एनालिस्ट जो हैं, कोई कह रहा है कि वो ब्लैक वाटर, कोई कह रहा है वो CIA का एक्स एजेंट है, कोई कह रहा है वो किसी मिशन पे थे। मतलब आखिर ये एम्बिग्यूटी क्यों नहीं क्लियर करे फर्स्ट प्लेस, उसके बाद उसके जुर्म की बात करें। जी, पहले तो वही आपने बात की कि कानूनी एतबार से इसकी इम्यूनिटी के मामले को देखा जाए। आप ये समझिए कि वियना कन्वेंशन इसका है, डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिलेशंस का, 1961 में पास हुआ। इससे पहले ये बायलैटरल अंदाज से कौमें आपस में तय कर लेती थी, और ये ज़रूरी इस वजह से था कि ऐसा ना हो कि आपस में कोई फ्रिक्शन हो और जो डिप्लोमेट हैं दूसरे मुल्क के अंदर उनके ऊपर प्रेशर आए और यहाँ पर दूसरा इन रिएक्शन प्रेशर आए। तो वियना ट्रीटी ने इस बात का एहतमाम कर लिया कि डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर इम्यूनिटी किस तरह से मिलेगी। उसको पाकिस्तान ने जनाब दो, एक तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है और दूसरा है वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस है, ठीक है ना। उसको पाकिस्तान ने अपने कानून के अंदर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट 1972 के नाम से उसने अपने कानून में इनकॉर्पोरेट किया। जी है ना, डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर प्रिविलेजेस एक्ट 1972। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कोई डिप्लोमेट हो, कोई सा भी कत्ल करे, जो कुछ करे, उसमें उसको इम्यूनिटी हासिल है ना। अच्छा, इस वजह से हासिल है क्योंकि कत्ल के इल्ज़ाम भी लगते हैं और ये सब कुछ होता है। मगर उसमें तो ये भी है कि अपने मुल्क में ट्राई करेंगे,
ट्राई करेंगे या कभी कभी कोई बड़ा क्राइम होता है तो वो उससे विड्रॉ भी कर लेते हैं कि हमने इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हमने विड्रॉ। जी वो अमेरिका ने किया है क्यूबन के साथ, मगर पहला एक